नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि कई बार इस पूरे ईयर में अगर हम देखें यूपीएससी में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार न्यूज में आ चुका है और अलग अलग मुद्दों पर हमने इस पर बात की है। तो आज हम इसे एक टोटलिटी में लेकर बात करेंगे कि क्या होती है इसकी मेन फंक्शनिंग और क्या होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। तो क्या क्या वो मुख्य चीजें जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फैक्ट्स या फिर उसके बारे में। देन सेकेंडली वी विल गेट टू नो कि वो कहाँ से जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर्स मिलती है, फ्रॉम वेयर डज द ईडी गेट्स इट्स पावर्स। सेकेंडली हम जानेंगे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ईडी एंड देन एट व्हाट स्टेज जो ईडी है दैट स्टेप्स इन व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड। एंड स्पेशली आपको पता होगा जो भी क्राइम्स होते हैं जहां पर ईडी स्पेशली स्पीक इन करता है वो मुख्यतः होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुद्दा पिछले 1-2 सालों से काफी ज्यादा ज्वलंत रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ ईडी एज वेल एज द ऑफिसर्स, एंड जो ये लोग प्रोब करते हैं वहां कैसे इनका जोन डिफरेंस होता है। एंड लास्टली वी विल गेट टू नो कि कैन द ईडी इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य टॉपिक हैं जो ईडी की पूरी जो ये हम कहें कि उसकी पूरी सर्कल को कंप्लीट करती है हमारे एग्जाम्स में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, उसको आज हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज ये द हिंदू में कवर हुआ था इन दी एक्सप्लेनर सेक्शन, और जब भी कोई भी न्यूज या कोई भी टॉपिक आपके एक्सप्लेनर सेक्शन में कवर होती है, चाहे वो हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सेक्शन को हमने शुरू से पकड़ कर रखा और आज भी इसे हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। मई 1, 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट का गठन हुआ था जो कि बनी थी किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो हु इज द मदर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ईडी? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और उस वक्त से जो इनको मेन एम था, इनका जो मेन एरिया था जिसमें इन्हें काम करना था वो था हैंडलिंग द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर फेरा। 2 यूनिट्स हैं आपकी, एक है हमारी फेरा और दूसरी है फेमा। जरा बताइए मुझे ये दोनों क्या हैं, किस बारे में, मैंने कई बार आपको बताया है। और बेसिकली ईडी का बहुत सारा रिलेशन है, ईडी के जो फंक्शन है वो इनको ध्यान में रख करके हैं। आज की डेट में अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो वो एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कि कहां पर हुए हैं? अंडर दी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन्होंने मतलब टेक प्लेस किया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एक्ट आती है जो इसके अंतर्गत है वो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, एंड द लास्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा। यानी 4 क्राइटेरियाज ऐसे हैं जहां पर कि हमारा ईडी काम करता है। कौन कौन सा? पहला फेरा, दूसरा फेमा, तीसरा पीएमएलए एंड लास्टली फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका प्रीलिम्स में, ठीक है। और होगा ये कि यहाँ पर 1-2 और आपको एक्ट्स दे दी जाएंगी या डुप्लीकेट एक्ट्स बना दी जाएंगी और आपको पहचाना होगी कहाँ कहाँ पर ईडी जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये 4 मुख्य एरियाज हैं जहां पर ईडी विल वर्क। नेक्स्टली एक क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जनरली मैं हमेशा लास्ट में देती हूँ बट आज पहले दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनमें से काफी सारी चीजें हम लोग कवर भी करेंगे। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। फटाफट से जरा बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तब तक हम और एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि ईडी को उसकी पावर्स कहां से मिलती हैं। तो देखिए, जब भी क्राइम होता है, ठीक है, व्हेनेवर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर जनरेटेड, जो बेस्ट वे होता है कि हम जो मनी है उसको कैसे बचाया जाए, तो वो होती है कि उसको कहीं और पार्क कर दिया जाता है, कहीं और रख दिया जाता है, सो दैट नो वन इज आंसरेबल टू एनीवन इन दी कंट्री, ठीक है। और इसलिए इस जगह पर, इस मुद्दे पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड निकल कर आती है और वो है नीड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट दी लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी,
कि भाई उस मनी का दुरुपयोग न किया जा सके। और न किया जा सके के लिए एक एक्ट का निर्माण हुआ। वो एक्ट पहले तो 2002 में आई थी, मतलब बनाई गई थी बेसिकली, लेकिन उसे इनैक्ट किया गया था 2005 में, एंड दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि वो जो भी मनी पार्क की जाती है आउटसाइड इंडिया उसको प्रिवेंट कर सके और ये ट्रेस आउट कर सके कि उसकी लेयरिंग या फिर ट्रेल ऑफ मनी कहाँ हो रही है। 3 स्टेजेस होते हैं दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के, मैं आपको बता दूं 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, पार्किंग वगैरह सब चीजों को लेकर के, कि भाई कहाँ पर पार्क किया जा रहा है, कहाँ पर लेयरिंग हो रही है, कहाँ पर ट्रेल ऑफ मनी है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। ओके, तो इन 3 स्टेजेस को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट लाई गई, कौन सी? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। और इस एक्ट के तहत इस एक्ट ने ईडी को पावर दिया कि भाई आप 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, कौन कौन से? सेक्शन 48 और सेक्शन 49। इन 2 सेक्शंस के तहत आपको पावर दी जा रही है, ईडी को पावर दी जा रही है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 48 जो है वो आपको अथॉरिटीज देता है अंडर दिस एक्ट, और 49 जो है वो अपॉइंटमेंट और पावर्स तय करता है अथॉरिटीज की और अन्य ऑफिसर्स की। सो फ्रॉम वेयर डज द ईडी गेट इट्स पावर? दैट इज PMLA सेक्शन 48 एंड 49। याद रहेगा आई होप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मुद्दा जो इसमें आता है वो है कि रोल्स और फंक्शंस क्या हैं ईडी के। तो देखिए जो ईडी है दैट कैरीज आउट सर्च प्रॉपर्टी या फिर सीजर ऑफ मनी एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सबसे पहला काम वो करता है। आफ्टर दिस इट हैज डिसाइडेड कि जो भी मनी है जो कि लॉन्डर हुई थी अंडर सेक्शन 17 एंड सेक्शन 16 एंड 17 ऑफ PMLA, उस मनी को देखा जाता है, सर्च किया जाता है और सीज किया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो अथॉरिटीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि अब अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट की जरूरत है यहाँ पर या नहीं, और वो कहाँ से आती है? वो आती है सेक्शन 19 ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट से। देन सेक्शन 50 पर आया जाता है। सेक्शन 50 पावर देती है ईडी को कि वो डायरेक्टली कैरी आउट कर सकता है सर्च और सीजर विदाउट कॉलिंग द पर्सन फॉर क्वेश्चनिंग, यानी कि जिसे क्वेश्चन करना बिना उनकी सहमति, बिना उनके उसके ही हम कैरी आउट कर सकते हैं सारा प्रोसेस। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले पर्सन को समन करिए और फिर सर्च और सीजर स्टार्ट करिए, जी नहीं, आप पहले भी शुरू कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है तो ईडी को मिलते हैं 60 डेज, ठीक है, वाई टू फाइल द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट या चार्जशीट एज द पनिशमेंट अंडर PMLA डज गो बियॉन्ड 7 years, ठीक है। तो 60 दिन का टाइम दिया जाता है ईडी को। और अगर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है तो वहां पर जो प्रॉपर्टी है, जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है, उसकी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट लॉन्च की जाती है अलॉन्ग विद द अटैचमेंट ऑर्डर, और उसे सबमिट करना होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। सो बेसिकली जो टाइम लिमिट है यहाँ पर वो कितना है? 60 डेज का, ओके। और ये भी कुछ मुख्य आपकी यहाँ पर फंक्शंस है, क्या क्या? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आप कोई भी फेमा वॉयलेशंस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, PMLA की वॉयलेशंस को, फेयर एडजुडिकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस कर सकता है ईडी, देन स्पॉन्सर कर सकता है केसेस अंडर COFEPOSA इन्वॉल्विंग फेमा वॉयलेशंस अगेन, एंड कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ये सारे रोल्स और फंक्शंस निभाता है कौन? आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आई होप क्लियर होगा। यहां से हमारा बनता है मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कि ईडी जो है वो क्राइम के किस स्टेज पर पीक इन करता है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा होगा बाय द लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है, जिसमें कि जो क्राइम है वो ओवर एंड अबव 1 करोड़ रुपीस का है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है वो ये सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं किसे? ईडी को। तो यानी कि 1 करोड़ या फिर अबव का अगर घोटाला या क्राइम हुआ है तो ईडी के पास आता है। ऑल्टरनेटली क्या होता है कि अगर जो ऑफेंस है वो आ जाती है सेंट्रल एजेंसी के नॉलेज में, तो वो वहां से कॉल करते हैं, FIR और चार्जशीट फाइल की जाती है, और वो फिर डायरेक्टली भेजी जाती है पुलिस ऑफिशियल्स को, ओके। और ये सारी चीजें जो हैं ये की जाती हैं सो दैट ये फाइंड आउट किया जा सके कि लॉन्ड्रिंग जो है वो कहाँ पर हुई है, किस तरीके से हुई है, कौन कौन उसके पार्टनर्स है, ठीक है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं बेसिकली,
ओके, तो यहाँ पर ईडी स्टेप इन करेगा, 1 करोड़ या उससे अधिक की लिमिट याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या होता है लोकल पुलिस प्रोब में और ऑफिसर्स ऑफ ईडी के प्रोब में। तो देखिए, अगर कोई चोरी हुई है या अगर कोई क्राइम हुआ है किसी नेशनलाइज्ड बैंक में, मार्क माई वर्ड्स गाइस, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रही हूं, तो जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगा क्राइम को। ये चीज अगर जो बैंक के फाउंडर हैं उनके नॉलेज में आ जाती है और वो सारे मनी को उठा करके अपने घर में रख देते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, एनी सिंगल पाई, तो उस केस में जो ये क्राइम है ये सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट का रह जाता है और ईडी को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ऑलरेडी सीज हो गया और फंक्शन ही ईडी का क्या है, मेन सीजर का। ठीक है, लेकिन अगर जो अमाउंट है वो स्टोल हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसको यूज किया गया आफ्टर 4 years टू परचेज सम प्रॉपर्टीज, देन जो वो इल गॉटन मनी थी वो वापस से मार्केट में आ गई है। तो अब सिंस वो इल गॉटन मार्केट में आ गई है यानी उसका सीजर नहीं हुआ है, तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा? ईडी। अच्छा, एक और इसमें मुद्दा आता है कि अगर जो मनी है इट हैज बीन गिवन टू समवन एल्स टू बाय द प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है। ठीक है, और इसीलिए जो ईडी है इन्हें जरूरत होती है टू स्टेप इन यहां पर, ठीक है, एंड दे लुक इनटू द लेयरिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज टू रिकवर द होल मनी। अच्छा, अगर ज्वेलरी होती है ऐसे केस में, अगर ज्वेलरी का थेफ्ट होता है तो ज्वेलरी का भी प्राइस जो है वो लगभग 1 करोड़ है अगर स्टोल जो हुआ है, तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पहले इन्वेस्टिगेशन को जो है शुरू करेंगे, थेफ्ट की इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे। हालांकि जो ईडी है वो अटैच करेगा असेट्स ऑफ द अक्यूज्ड यहां पर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो इस तरीके से ईडी और पुलिस ऑफिसर्स में डिफरेंस आएगा, ऑफिशियल्स में डिफरेंस आएगा, उनकी प्रोब में आएगा कि कौन कहां पर जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आखिरी मुद्दा हमारा है कि जो ईडी है क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रेट्रोस्पेक्टिवली। तो देखिए, अगर कोई इल गॉटन प्रॉपर्टी है जिसे एक्वायर किया गया है बिफोर 2005, दैट इज व्हेन द लॉज वाज ब्रॉट इन, और डिस्पोज भी कर दिया गया उसी वक्त, तो उसमें कोई भी केस पीएमएलए का नहीं बनता है। लेकिन अगर प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम जो है वो 2005 के पहले किए गए हैं और वो स्टोरेज में रखे गए और उनको जो यूज किया गया, जो सम है वो 2005 के बाद यूज किया गया है फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज, फॉर कलर ऑफ द मनी इज स्टिल ब्लैक एंड द पर्सन इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द पीएमएलए। यानी कि अगर केस पहले हुआ है, ठीक है, क्राइम पहले हुआ है 2005 से, लेकिन उस मनी को स्टोर करके रखा गया 2005 के बाद यूज करने के लिए, तो भी पीएमएलए का केस बनता है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो सच पर्सन इज फाउंड टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्टेड टू इंडल्ज, या फिर ऐसा कहा जाता है कि नोइंगली वो असिस्ट कर रहा है किसी भी पार्टी को इन्वॉल्व इन वन और मोर ऑफ दी फॉलोइंग एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? वो एक्टिविटीज होंगी हमारी कंसीलमेंट की, ठीक है, पोजेशन की, एक्विजिशन की, यूज की, इन सभी चीजों की वो आपकी एक्टिविटीज देखी जाती हैं। और जो अनअटेंड या अनटेंटेड प्रॉपर्टी है उसको क्लेम किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और यहाँ पर ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट? तो चलिए, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पूरा ईडी का कवरेज। आई होप समझ आ गया होगा। पहले भी हमने इसको कई बार किया है और कई दफा न्यूज में आया है, तो प्लीज देख लीजिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है? और चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड यस, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much, guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.